हॉल इफेक्ट हम लोगों ने देखा था, ये टॉपिक किया था हॉल इफेक्ट वाला। तो उसी से रिलेटेड हमारे पास एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल 29.7। और पता नहीं क्यों मुझे ये एग्जाम्पल ना इम्पॉर्टेंट लग रही है। तो इस एग्जाम्पल को फिर आप लोगों ने एग्जाम्पल नंबर 29.7 हॉल इफेक्ट फॉर कॉपर। स्टेटमेंट है मेरे पास, अ रेक्टेंगुलर कॉपर स्ट्रिप 1.5 सेंटीमीटर वाइड, इसकी थिकनेस बता दी गई है। मैं डाटा लिख लेता हूँ। एग्जाम्पल नंबर है 29.7। इसके लिए डाटा गिवन है हमें। थिकनेस जो है टी की वैल्यू वाइड, ये थिकनेस है 15 एक डी की वैल्यू होगी और एक टी की वैल्यू। टी की ये वैल्यू है जी, ये डी की वैल्यू है 1.5 सेंटीमीटर जो है ये डी की वैल्यू है। ये मेरे पास लेंथ जो है ना ये सेंटीमीटर में गिवन है, बट जब डाटा हम लोग प्रॉब्लम में सॉल्व करते हैं, इंसर्ट करते हैं, तो इनको सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करना है। सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम 100 से डिवाइड करते हैं। 10 डिवाइडेड बाई 100, अगर मैं इसको कैलकुलेटर से निकालूं तो आंसर मेरे पास आ जाएगा थिकनेस की वैल्यू, सॉरी हाँ, इसकी जो थिकनेस है वो बन जाएगी मेरे पास 0.0010 मीटर। और विड्थ डी की वैल्यू बन जाएगी 100 से डिवाइड करने के बाद 0.015 मीटर। देन करंट की वैल्यू दी हुई है 5 एम्पियर। आई की वैल्यू 5 एम्पियर। और फाइंड द हॉल वोल्टेज। मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू दी हुई है, मैग्नेटिक फील्ड जिसमें वो स्ट्रिप पड़ी हुई है उसकी वैल्यू है, इज इट 1.5 टेस्ला, 1.2 टेस्ला। मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आ गई 1.2 टेस्ला। और हम लोगों ने हॉल वोल्टेज की वैल्यू निकालनी है, डेल्टा वी एच की वैल्यू हम लोगों को चाहिए। डेल्टा वी एच का फार्मूला क्या, हमने ये आपसे पेपर में क्वेश्चन भी पूछा गया था। डेल्टा वी एच का फार्मूला क्या होता है, एज हॉल वोल्टेज। डेल्टा वी एच हम लोगों ने निकाला था आई बी ओवर एन क्यू टी, मेरे ख्याल में यही था, देख लेते हैं। हाँ, डेल्टा वी एच की वैल्यू जो हम लोग जब डिराइव कर रहे थे तो थी डेल्टा वी एच इज इक्वल टू आई बी ओवर एन क्यू टी। अब इसमें करंट की वैल्यू भी गिवन है, बी की वैल्यू भी गिवन है, टी की वैल्यू भी गिवन है, एन और क्यू की वैल्यू जो है वो यहाँ पे नहीं है। क्यू इलेक्ट्रॉन है, क्यू की एक जगह पे ना इलेक्ट्रॉन की वैल्यू जो है वो पुट करेंगे। चलो क्यू की वैल्यू भी जनरल नॉलेज के तौर पे मुझे पता है कि क्यू की वैल्यू जो है ना वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज के इक्वल रखनी है। और एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज की वैल्यू होती है 1.6 10 की पावर माइनस 19 कूलम्ब। क्यू की वैल्यू भी आ गई,
फिर n की वैल्यू जो है उसके लिए कैलकुलेशन करते हैं और हमें केमिस्ट्री के फार्मूलाज की ना जरूरत पड़ेगी। ये स्मॉल n की वैल्यू जो होती है एज स्मॉल n जो है ये हमारे पास होता है एवोगैड्रोस नंबर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम वॉल्यूम v। स्मॉल n निकालने का नंबर डेंसिटी निकालने का फार्मूला, ये जो n है ना इसमें इक्वेशन 1 में उसकी वैल्यू निकालने का फार्मूला नंबर डेंसिटी होता है एवोगैड्रोस नंबर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देते हैं। एवोगैड्रोस नंबर हमने केमिस्ट्री में एक पढ़ा था, जो कांस्टेंट है इसकी फिक्स्ड वैल्यू है। फिर वॉल्यूम किसके इक्वल होता है? डेंसिटी का फार्मूला क्या होता है? डेंसिटी एस डेंसिटी को रो से डिनोट किया था ना, तो डेंसिटी हमारे पास होती है mass डिवाइडेड बाय वॉल्यूम v। अगर mass को वॉल्यूम से डिवाइड करें तो डेंसिटी आ जाती है। तो यहाँ से वॉल्यूम का फार्मूला फिर क्या बन जाएगा? यहाँ से वॉल्यूम की वैल्यू, इस फार्मूला से वॉल्यूम की वैल्यू बन जाएगी वॉल्यूम इज इक्वल टू mass डिवाइडेड बाय डेंसिटी रो। तो ये ना 9th 10th की फिजिक्स में फार्मूला यूज हुआ था, रो डेंसिटी इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो यहाँ से वॉल्यूम का फार्मूला बन गया मास डिवाइडेड बाय रो। वी की ये वैल्यू ना इक्वेशन 2 में पुट करें, पुट इन इक्वेशन 2। अगर इस वैल्यू को इक्वेशन 2 में पुट करें तो n की वैल्यू बन जाएगी ऊपर एवोगैड्रोस नंबर और वॉल्यूम की जगह पे मैं लगा दूंगा mass डिवाइडेड बाय डेंसिटी। डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में जो चीज होती है वो ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा, तो मेरे पास बन जाएगी नंबर डेंसिटी n की वैल्यू बन जाएगी, रो ऊपर चला गया ना, एवोगैड्रोस नंबर एन ए रो डिवाइडेड बाय mass। n की ये वैल्यू ना अब हम इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं और हमें एवोगैड्रोस नंबर का पता है। हमें स्टील के लिए, ये जिस मेटल की भी बात हो रही है, कॉपर स्ट्रिप, कॉपर के लिए ना कॉपर की डेंसिटी का भी पता है और कॉपर के लिए मोलर मास m का भी जो है ना वो पता होगा। ये सारी चीजें हमें जो है ना वो डाटा इंटरनेट से अवेलेबल होता है, तो वहां से देख के हम वैल्यूज पुट कर लेते हैं। चलो ये वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं, पुट इन 1, पुट इन इक्वेशन 1। यही करना था ना मुझे। दो तीन चीजें बताई गई हैं, थिकनेस बताई गई, विड्थ बताई गई है, थिकनेस बताई गई है, करंट और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बता के कॉपर के लिए मैंने हॉल इफेक्ट की वैल्यू, वोल्टेज की वैल्यू कैलकुलेट करनी थी। हॉल वोल्टेज का फार्मूला लिख लिया, डेल्टा वी एच इज इक्वल टू आई बी ओवर एन क्यू टी। आई की वैल्यू गिवन है, बी की वैल्यू गिवन है, क्यू की वैल्यू इलेक्ट्रिक चार्ज के इक्वल है, टी की वैल्यू गिवन है। तो रह गया एन नंबर डेंसिटी, उसकी वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए केमिस्ट्री का फार्मूला यूज किया, एन इज इक्वल टू एवोगैड्रोस नंबर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम का फार्मूला मैंने पुट किया, V इज इक्वल टू mass डिवाइडेड बाय डेंसिटी। तो बन गया N इज इक्वल टू एन ए रो ओवर m। नंबर डेंसिटी की ये वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करते हैं तो डेल्टा वी एच बन जाएगा, डेल्टा वी एच इज इक्वल टू आई बी डिवाइडेड बाय एन की जगह पे ये वैल्यू लगा देते हैं ना, एन की जगह पे आ गया एवोगैड्रोस नंबर डेंसिटी डिवाइडेड बाय mass। ये था जी स्मॉल एन की वैल्यू, साथ आ गया चार्ज क्यू इंटू टी। अब थोड़ा सा इसको रीअरेंज कर लेते हैं, डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में जो चीज है मैस ऊपर चला जाएगा, तो मेरे पास डेल्टा वी एच की वैल्यू बन जाएगी, डेल्टा वी एच इज इक्वल टू आई बी कैपिटल एम डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर डेंसिटी चार्ज एंड थिकनेस। ले जी अब इसमें वैल्यूज पुट करनी है और आंसर निकाल लेना है। तो वैल्यूज आपको ना बुक पे गिवन है सारा, इसके बाद जो है इसने वैल्यूज पुट की हैं। ये डेंसिटी है मैस, मोलर मैस है उसका जो है ना वो कह लेंगे कॉपर का, मुझे ये चीजें जुबानी याद करनी पड़ेंगी। करंट की वैल्यू आ गई, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू रखी गई है
और नीचे ये एवोगैड्रोस नंबर होता है Na 6.02 10 की पावर माइनस 10 की पावर 23 पर मोल। फिर डेंसिटी दी गई है कॉपर के लिए और इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज और थिकनेस सॉल्व करेंगे तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 0.44 माइक्रो वोल्ट। व्हाट यू आर गोइंग टू डू, आप लोग ये फार्मूला लिखोगे डेल्टा वी एच का, डेल्टा वी एच का फार्मूला लिखोगे और फिर लिखोगे कि एन की ये वाली वैल्यू, इसको बस याद कर लो। मैंने तो ये बताया ना कि किस तरह से आ रही है। अगर प्रूफ कर सकते हो, निकाल सकते हो तो वेल एंड गुड, नहीं तो मुझे स्मॉल एन की वैल्यू जो है ना, मैं कहूंगा कि जी स्मॉल एन इसके इक्वल होता है। मैं पहला स्टेप ये, पहले तो डाटा लिखेंगे ना, डाटा लिखने के बाद मैं डेल्टा वी एच लिखूंगा, फिर मैं कहूंगा कि स्मॉल एन की ये वाली वैल्यू है, फिर मैं स्मॉल एन की ये वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करके ये वैल्यू निकाल लूंगा और इसमें हम डाटा जो है ना वो पुट कर देंगे। दो तीन चीजें याद रखनी है, अगर मुझे पता है कि जी ये इंपॉर्टेंट है तो मैं चीजें याद कर लूंगा अपनी जरूरत के लिए। मोलर मैस हम लोगों ने इसमें पुट कर दिया, करंट की वैल्यू, एक दो वैल्यू याद करनी पड़ी है, मोलर मैस और डेंसिटी की वैल्यू। बाकी चीजें तो आपको एवोगैड्रोस नंबर भी बहुत सारे स्टूडेंट्स को जो है ना वो जुबानी याद होगा पहले ही, ये फिजिक्स में भी और केमिस्ट्री में भी कहीं ना कहीं पे यूज होता है। वैल्यूज हम लोग पुट करके जल्दी के साथ 0.44 माइक्रोवोल्ट जो है ये आंसर निकाल देंगे। ये आंसर इस फॉर्म में जो है ना वो लिखना है। चले जी, नेक्स्ट चैप्टर नंबर 31 स्टार्ट करना है। चैप्टर नंबर 30 जो है उसका थोड़ा सा रोना रो लिया था। चैप्टर 30 में से बस वही करना है। दो चीजें हम लोगों ने की थी, एक किया था बाइट एंड सेवरेट लॉ और दूसरा किया था हम लोगों ने जो है ना उसका एम्पेयर्स ला करके हम लोगों ने दो तीन एग्जांपल्स उसकी भी देखी थी सॉल्व करने वाली। चैप्टर 31 फेराडेज लॉ। फेराडे लॉ जो है इसका काम क्या है, अब ये जो कहानी लिखी हुई है इसका मैं आपको खुलासा बता देता हूँ कि कहानी में वो क्या बताना चाह रहे हैं। ऑलरेडी हमें पता है कि जब किसी भी वायर में से या कंडक्टर में से इलेक्ट्रिक करंट गुजरता है तो उस वायर के इर्द गिर्द की स्पेस में एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाता है। इतनी बात तो सारे जानते हैं ना कि जब भी तार में से वायर में से करंट गुजारे तो करंट के गुजरने की वजह से तार के इर्द गिर्द की स्पेस में एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाता है। अब ना साइंटिस्ट ने इसका रिवर्स इफेक्ट जो है वो देखना जो है ना उसके लिए वर्क करना शुरू कर दिया कि क्या इसका रिवर्स इफेक्ट भी पॉसिबल है। रिवर्स इफेक्ट मतलब कि क्या हम लोग जो हैं वो मैग्नेटिक फील्ड को इस्तेमाल करके करंट प्रोड्यूस कर सकते हैं। पहली बात तो यह थी ना कि करंट के गुजरने से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रखा है। और रिवर्स इफेक्ट के लिए क्या जो है ना उन्होंने कोशिश शुरू की, रिवर्स इफेक्ट के लिए ये कोशिश शुरू की गई कि मैग्नेटिक फील्ड को इस्तेमाल करके करंट जो है उसको बनाया जाए, क्योंकि करंट के एनर्जी को हम लोग जो है ना वो यूज करते हैं। और आपने अक्सर देखा होगा कि कोशिश यही की जाती है कि एनर्जी जो है ना वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी की फॉर्म में बनाई जाए। इसकी रीजन ये होती है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करना बाकी एनर्जीज में, दूसरी किस्म की एनर्जी में कन्वर्ट करना बहुत ज्यादा इजी होता है। आप देखें, अगर जो है ना वो हमने कोई चीज मूव करवानी हो तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी मोटर जो है उससे मूव करवा सकते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से हीट एनर्जी भी बना सकते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से साउंड एनर्जी भी बनाई जा सकती है। जितनी किस्म की भी एनर्जी होती है ना, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से लाइट एनर्जी भी इजीली बना सकते हैं। तो हमारे लिए कन्वीनियंस ये होती है कि हम एनर्जी जो है उसको बिजली इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में प्रोड्यूस कर लें। क्यों? क्योंकि जहाँ पे हमें दूसरी किस्म की एनर्जी की जरूरत पड़ती है तो हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी से बहुत इजीली बाकी फॉर्म जो एनर्जीज की है ना उनको बना सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। दिस इज द रीजन कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो बाकी एनर्जीज की निस्बत जो है ना वो ज्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। काम ये हो रहा था कि मैग्नेटिक फील्ड को यूज करके इलेक्ट्रिक करंट को प्रोड्यूस करना था। बहुत सारे साइंटिस्ट ने काम किया इसके ऊपर, लेकिन दो साइंटिस्ट जो है ना वो ये काम करने में कामयाब हो गए। एक साइंटिस्ट का नाम था फेराडे और दूसरे साइंटिस्ट का नाम था हेनरी, जोसेफ हेनरी। दो साइंटिस्ट माइकल फेराडे और जोसेफ हेनरी मैग्नेटिक फील्ड से, मैग्नेट से इलेक्ट्रिक करंट बनाने में कामयाब हो गए। फेराडे ने ना एक एक्सपेरिमेंट किया। फेराडे ने क्या एक्सपेरिमेंट किया, उसने
एक सॉलिनॉइड ले ली, कॉइल, एक सॉलिनॉइड लेके सॉलिनॉइड के साथ उसने एक गैल्वानोमीटर अटैच कर दिया। गैल्वानोमीटर जो है ये करंट की प्रेजेंस को डिटेक्ट करने के लिए यूज होता है। फिर एक मैग्नेटिक बार है ना, लैब्स के अंदर पड़ी होती है, कॉलेज में आपने देखी होगी, मैग्नेट बार, जिसका एक नॉर्थ पोल होता है और एक साउथ पोल होता है। एक सॉलिनॉइड एक कॉइल को गैल्वानोमीटर के साथ अटैच करके जब एक मैग्नेटिक बार जो है वो सॉलिनॉइड की तरफ की गई, जब बार को सॉलिनॉइड की तरफ मूव किया गया ना, तो गैल्वानोमीटर में डिफ्लेक्शन पैदा हुई, जिससे पता चला कि जी इलेक्ट्रिक करंट जो है वो बन गई है। फिर ये देखा गया कि जब इस मैग्नेटिक बार को सॉलिनॉइड से दूर मूव करते हैं तो फिर मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्शन पैदा होती है। हाँ, मैग्नेटिक डिफ्लेक्शन जो है ना, उसकी डायरेक्शन डिफरेंट हो जाती है। अगर लेट्स सपोज कि जब हमने मैग्नेट को सॉलिनॉइड की तरफ मूव किया ना, तो उस वक्त डिफ्लेक्शन अगर इस डायरेक्शन में हुई थी ना, तो फिर जब सॉलिनॉइड इसको मैग्नेट को उससे दूर मूव करेंगे तो फिर डिफ्लेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में जो है ना वो हुई थी। फिर डिफ्लेक्शन जो है वो दूसरी डायरेक्शन में चली गई थी, उसकी जो है ना वो नीडल। तो यहाँ से पता चला कि मैग्नेट की मूवमेंट को रिवर्स करने से करंट की डायरेक्शन चेंज हो जाती है। पहली बात तो ये थी कि जब एक कॉइल के नजदीक मैग्नेट को मूव करवाया जाता है तो मैग्नेट को मूव करवाने से कॉइल के अंदर इलेक्ट्रिक करंट जनरेट हो जाता है, जिसको जिसका अंदाजा हम लोगों ने जो है ना वो गैल्वानोमीटर से हमें पता चला। फिर जब मैग्नेट की डायरेक्शन को रिवर्स किया जाता है तो करंट भी अपनी डायरेक्शन रिवर्स कर लेती है। और तीसरी बात ये कि करंट सिर्फ उतनी देर तक ही जो है ना वो उसमें मौजूद रहता है जब तक मैग्नेट मूव कर रहा होता है। जब मैग्नेट जो है मूव करना स्टॉप हो जाएगा तो करंट भी फिर जो है ना वो स्टॉप हो जाती है। असल में होता क्या है, होता ये है कि मैग्नेट को मूव करने से कॉइल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू चेंज होती है। तो जब तक मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कॉइल में चेंज होती रहती है, इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता रहता है। जब मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू चेंज होना खत्म हो जाती है, मैग्नेट जब स्टॉप हो जाएगा तो फिर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू तो रुक जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। तो उस वक्त फिर कॉइल के अंदर करंट जो है वो इंड्यूस होना बंद हो जाता है, खत्म हो जाता है। यही वाली बात जो है ना, ये जो घरों में जनरेटर नहीं होते, इलेक्ट्रिक जनरेटर, जनरेटर में भी यही वाला प्रिंसिपल होता है। जनरेटर के अंदर एक कॉइल है, कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड घूमता है। जब जनरेटर चलता है तो जनरेटर के अंदर मैग्नेटिक मैग्नेट जो है ना वो कॉइल के सेंटर में तेजी के साथ घूमता है। जितनी देर तक जनरेटर चलता रहेगा मैग्नेट घूमता रहेगा और जनरेटर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता रहेगा। जैसे कि जनरेटर ऑफ होता है, मैग्नेट स्टॉप हो जाएगा, तो फिर जनरेटर जो है वो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करना भी उसमें जो है ना वो बस हो जाएगा। अच्छा, मैंने ना एक बात बताई है कि मैग्नेट को मूव करना, रियल में ये चीज होती है कि मैग्नेट या सॉलिनॉइड दोनों में से किसी एक चीज को भी मूव करवाए ना तो इलेक्ट्रिक करंट इंड्यूस हो जाता है, प्रोड्यूस हो जाता है। इंड्यूस का लफज इसलिए कि मैग्नेट जो है वो कॉइल के साथ टच नहीं कर रहा, दूर से जो है ना उसके ऊपर अफेक्ट हो रहा है। फैराडे लॉ में ये बताया गया था, फैराडे लॉ हम डिस्कस कर रहे हैं ना, कि जब एक कंडक्टर, अब हम लोग सॉलिनॉइड को ना कंडक्टर का नाम दे देते हैं, जब एक कंडक्टर के अक्रॉस मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है ना, तो फिर उस कंडक्टर में एक इलेक्ट्रिक करंट या ईएमएफ जो है वो इंड्यूस हो जाती है। चाहे दो चीजें है ना, चाहे सॉलिनॉइड के पास मैग्नेट को मूव करवाएं या मैग्नेट के पास सॉलिनॉइड को मूव करवाएं, दोनों में से जब किसी भी चीज को एक दूसरे के नजदीक मूव करवाएंगे तो इलेक्ट्रिक करंट जो है ना वो इंड्यूस होता है। ईएमएफ, वोल्टेज जो इसमें जो है ना वो हो रही है, वोल्टेज के लिए हम लोग वर्ड यूज करेंगे ईएमएफ का, और ईएमएफ के लिए ना ये एक्साई सिंबल यूज होती है। ईएमएफ एक्साई बुक से देख लेते हैं, ज्यादा जो है ना उसमें वाजे लिखा हुआ होगा। और इसका फार्मूला होता है डेल्टा फाई बी, मैग्नेटिक फ्लक्स को फाई बी से डिनोट करते हैं ना, डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। हम लोगों ने मैग्नेटिक फ्लक्स का फार्मूला देखा था, फाई बी मैग्नेटिक फ्लक्स आपने कहीं ना कहीं पढ़ा हुआ है, और इसका फार्मूला होता है मैग्नेटिक फील्ड मल्टीप्लाइड बाय एरिया बी डॉट ए। ये अगर फाई बी की जगह पे ये वैल्यू पुट करें तो जो करंट या ईएमएफ इंड्यूस हो रही है उसका फार्मूला बन जाएगा डेल्टा बी डॉट ए
डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, यानी कि टाइम के रिस्पेक्ट से चाहे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू चेंज करें या एरिया की वैल्यू चेंज करें, तो कॉइल के अंदर एक ईएमएफ जो है ना वो इंड्यूस हो जाता है। ये कहानी लिखी गई है यहाँ पे, उसने एप्सिलॉन जो है ना वो सिंपल लिखा हुआ है। माइनस साइन फिलहाल हम डिस्कस नहीं कर रहे, माइनस साइन जो है वो बाद में देखेंगे। जब पढ़ेंगे ना हम लोग, ये देखें, ये डॉट प्रोडक्ट लिए ना उसने, डी बाई डी टी बी ए कॉस ऑफ थीटा जो है वो बुक में लिखा हुआ है 31.3 इक्वेशन में। एप्लीकेशंस ऑफ फैराडे लॉ जो है वो जरूरत नहीं है हमें। ओके बच्चों, तो फैराडे लॉ का फार्मूला मुझे चाहिए। ये फैराडे लॉ की स्टेटमेंट ये होती है, मैं उर्दू में बोल रहा हूँ, कि जब किसी भी कंडक्टर, तार या सोलेनोइड, जब किसी भी कंडक्टर के अक्रॉस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू चेंज होती है तो उस कंडक्टर में एक ईएमएफ वोल्टेज या करंट जो है ना वो इंड्यूस हो जाती है। व्हाट इज फैराडे लॉ? फैराडे लॉ हमें बताता है कि जब किसी भी कंडक्टर के अक्रॉस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू चेंज होती है तो उसमें एक इलेक्ट्रिक जो है ना वो कह लें कि ईएमएफ इंड्यूस हो जाती है। आप एक लाइन कहीं से देख के गूगल से भी लिख सकते हो फैराडे लॉ की, बट मुझे सिर्फ फार्मूला चाहिए था, मैं थ्योरी में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। फैराडे लॉ का फार्मूला जो है वो हम लोगों ने लिख लिया। अब रियल वर्ल्ड में अगर देखें, करंट प्रोड्यूस करनी है ना, तो रियल वर्ल्ड में करंट को प्रोड्यूस करने के लिए किसी ना किसी चीज को मूव करवाते हैं। अगर जनरेटर है तो जनरेटर में भी करंट जो है ना वो चीज कोई मूव कर रही है, और उसके मूव करने से जनरेटर के अंदर इलेक्ट्रिक करंट जो है ना वो जनरेट हो रहा होता है, या वोल्टेज जो है वो बन रही होती है। पानी से भी बिजली बना रहे हैं, ऑयल से, सब जो भी मेथड है ना, चाहे एटॉमिक बिजली घर है उसमें पहले भाप वगैरह प्रोड्यूस करके किसी ना किसी चीज को मूव करवाते हैं और फिर इलेक्ट्रिसिटी जो है ना वो प्रोड्यूस होती है। ये जो सोलर पैनल्स वगैरह है ना, ये तो नया तरीका है ना, थोड़ा सा ओल्ड एजेस में चले जाएं तो इलेक्ट्रिक करंट यानी ईएमएफ इंड्यूस जो है ना वो करवाने के लिए कुछ न किसी ना किसी चीज को हम लोग मूव करवाते थे। तो उसी चीज के लिए नेक्स्ट आर्टिकल का नाम है मोशनल ईएमएफ। इमोशनल ईएमएफ में डिस्कस करेंगे कि चीजों को मूव करवा के जो है वो करंट किस तरह से प्रोड्यूस की जा सकती है। मोशन से लफ्ज निकला हुआ है मोशनल ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। वोल्टेज की वैल्यू ना, करंट के लिए ये वाला लफ्ज आप समझने के यूज हो रहा है। मोशनल ईएमएफ के लिए जी मुझे चाहिए मैग्नेटिक फील्ड। डायग्राम बुक वाली बना लेते हैं, कहाँ चलेगी डायग्राम, ये है जी। हमें चाहिए मैग्नेटिक फील्ड। चले मैग्नेटिक फील्ड को डिनोट करने के लिए हम लोग रीजन में क्रॉस के सिंबल्स बना लेते हैं। अब ये कैलकुलेशन है इसकी थोड़ी सी ना। हम्म, चले ये रीजन में हम लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड जो है वो बना दिया। फील्ड के इर्द गिर्द जो है हम लोगों ने रेल्स रख दी, और रेल्स के साथ हम लोग एक चाहे गैल्वेनोमीटर लगा ले या उन्होंने एक रेजिस्टर लगाया हुआ है। हम गैल्वेनोमीटर लगा लेते हैं ना, करंट को हम लोगों ने डिटेक्ट ही करना है ना, तो गैल्वेनोमीटर लगा लिया। एक रीजन, किसी रीजन के अंदर मैग्नेटिक फील्ड मौजूद है, मैग्नेटिक फील्ड के इर्द गिर्द ना दो मेटल रेल्स हम लोगों ने रख ली, और फिर इन रेल्स के ऊपर एक कंडक्टिंग राड रख दिया। एक राड हमने रख दिया। राड जो है वो फिक्स नहीं है, मूव कर सकता है रेल्स के ऊपर। कंडक्टिंग राड रखा। रेल्स के दरमियान में जो डिस्टेंस है ना, ये एल है। वेल, जब राड को रेल्स के ऊपर रख के इसको मूव करवाएंगे फोर्स से, तो राड मूव करेगा, तो राड के मूव करने से राड के अंदर जितने भी
चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन्स हैं उन सब के ऊपर जो है ना वो एक फोर्स एक्ट करेगी, जिस फोर्स की वजह से इलेक्ट्रॉन जो है वो एक एंड की तरफ चले जाएंगे और पॉजिटिव चार्ज जो है वो दूसरे एंड के ऊपर अपीयर हो जाएगा। लिखते हैं थोड़ा सा, मैं इसको लिख, ये तो आप लिखोगे ना बुक के ऊपर से भी जो है ना वो देखा जा सकता है। फर्ज करें, अपनी वर्डिंग में आप लिख सकते हो तो लिख लो, माउस से जो है ना वो ड्रा, इतनी ज्यादा मैं ड्राइंग नहीं कर सकता लिखने की। फर्ज करें किसी रीजन के अंदर मैग्नेटिक फील्ड मौजूद है और उस मैग्नेटिक फील्ड के इर्द गिर्द हम लोगों ने दो रेल्स रख ली। रेल्स के साथ एक गैल्वानोमीटर अटैच है और रेल के ऊपर हम लोगों ने एक कंडक्टिंग रॉड रख दिया। जब कंडक्टिंग रॉड को मूव करवाएंगे तो रॉड मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है ना, हमने पढ़ा था कि जब एक कोई भी रॉड जो है, रॉड के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्योंकि रॉड जो है ये कंडक्टर है ना, कंडक्टर के अंदर बहुत ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है। जब रॉड मैग्नेटिक फील्ड में मूव करेगा तो इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड की वजह से एक फोर्स एक्ट करेगी और उस फोर्स की वजह से सारे के सारे इलेक्ट्रॉन एक एंड पे चले जाएंगे और दूसरे एंड से इलेक्ट्रॉन खत्म हो जाएंगे। इसकी वजह से एक एंड पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। फर्ज करें कि नीचे वाले एंड से इलेक्ट्रॉन चले गए हैं, नीचे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। इस जब रॉड के एक एंड पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, एक एंड पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, तो रॉड के अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा। उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से भी इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर फोर्स जो है ना वो एक्ट करेगी और हम ये दोनों फोर्सेस जो हैं इनको कंपेयर करने वाले हैं। चलें जी। व्हेन, अब पहले वाली कहानी आप लोग खुद से लिखोगे। व्हेन rod is moved in magnetic field, तो जब रॉड मैग्नेटिक फील्ड में मूव करेगा तो जो रॉड में मौजूद इलेक्ट्रॉन है उन पे एक फोर्स एक्ट करेगी। द electrons present in the rod experiences a force, experiences a force। और जो फोर्स है, फोर्स ऑन ए चार्ज पार्टिकल वाला फार्मूला लगाएंगे। फोर्स ऑन ए चार्ज पार्टिकल वाला फार्मूला था एफ बी इज इक्वल टू क्यू इंटू वी क्रॉस बी। जब एक चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मूव करेगा तो उसके ऊपर इतनी फोर्स एक्ट करेगी। इसको ओपन कर लेते हैं क्रॉस प्रोडक्ट को, तो बन जाएगा क्यू वी बी, क्रॉस प्रोडक्ट की जगह पे आ गया साइन ऑफ थीटा। अब साइन थीटा से जान छुड़वानी है और आप लोग बेहतर जानते हो कि थीटा को 90 डिग्री पुट करेंगे तो ये चीज एलिमिनेट हो जाएगी। इसमें पुट किया तो फोर्स बन जाएगी मैग्नेटिक फोर्स एफ बी इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन 90 डिग्री। तो साइन 90 जो है वो 1 हो जाएगा। मैग्नेटिक फोर्स हमारे पास बच जाएगी एफ बी इज इक्वल टू क्यू वी बी। हाल इफेक्ट के ना मिलता जुलता उसके जो है ना वो कैलकुलेशन ये होगी, उसमें भी कुछ ऐसा ही हम लोगों ने किया था। इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम देना चाहिए। फिर जब ये फोर्स एक्ट करेगी ना चार्ज पार्टिकल के ऊपर, तो मैंने कहा कि नेगेटिव चार्ज फर्ज कर लें कि ऊपर वाले एंड पे चला जाता है और नीचे वाले एंड से नेगेटिव चार्ज कम हो जाएगा तो नीचे वाले एंड पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। कोशिश करते हैं लिखने की। ड्यू टू दिस फोर्स negative charges
moves to one end and other end is positively charged. End is positively charged. अब जब एक एंड नेगेटिवली चार्ज होगा तो एक एंड पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, तो फिर एक इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना वो जनरेट होगा. सो एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज जनरेटेड. अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से भी एक फोर्स जो है ना वो एक्ट करेगी. सो द फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड. फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड. मैग्नेटिक फोर्स लगी, मैग्नेटिक फोर्स की वजह से चार्जेस ऊपर और नीचे मूव किए, कुछ चार्ज ऊपर चले गए और कुछ चार्ज जो है वो नीचे की तरफ आ गए, और उसकी वजह से अब इलेक्ट्रिक फोर्स जो है ना वो जनरेट होगी. इलेक्ट्रिक फोर्स निकालने का फार्मूला हमें पता है, एफ ई इज इक्वल टू चार्ज मल्टीप्लाइड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड. यही फार्मूला होता है ना, इसको इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे देते हैं. अब ये दोनों फोर्सेस ना इक्वल होंगी. पहले जी बिल्कुल वैसा ही किया गया है, और ये हाल वोल्टेज वाला जो है ना वो कुछ रिजल्ट बन रहा है. मिलते जुलते स्टेप्स हैं. एफ इज इक्वल टू क्यू ई. कंपेयर करते हैं जी इक्वेशन नंबर 2 और 3 को. कंपेयर इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3. इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पहले लिख लेते हैं, क्यू ई पहले लिख लेते हैं. क्यू ई इज इक्वल टू, और मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू ना दूसरी तरफ लिख लेते हैं. मैग्नेटिक फोर्स थी क्यू वी बी. ये क्यू क्यू के साथ खत्म हो जाएगा और हमारे पास बचेगा इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो वी बी के इक्वल बन जाएगा. फिर आपको याद होगा कि इसके बाद हम लोगों ने रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो वाला फार्मूला यूज किया था. नाउ द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ई और वी, वोल्टेज वाले वी के ऊपर ना कट लगा लेते हैं. पहले जो इक्वेशन 4 में वी है ना वो वेलोसिटी वाला वी है, कंफ्यूज नहीं करना, दोनों को मिक्स नहीं करना आपस में. ई एंड वी इज, क्या रिलेशन है जी, सबको पता है जी. रिलेशन था E इज इक्वल टू डेल्टा V ओवर डेल्टा R. ये रिलेशन था ना. फिर हमने पहले डेल्टा R को D से रिप्लेस किया था. अभी देखें डायग्राम में, ये लेंथ L है ना,
तो हम लोग इसको लेंथ एल से, डेल्टा आर को ना एल से रिप्लेस कर देते हैं। यहाँ पे डेल्टा आर रिप्लेस किया जा रहा है लेंथ एल से, तो फिर हमारे पास रिलेशन बन गया E इज इक्वल टू डेल्टा V ओवर L। पुट इन इक्वेशन 4, पुट इन इक्वेशन नंबर 4, हमारे पास E की जगह पे पुट करना है डेल्टा V ओवर L। तो बन गया डेल्टा V ओवर L इज इक्वल टू बी एल, दूसरी सॉरी वी बी, दूसरी तरफ था वी बी। तो यहां से वोल्टेज की वैल्यू बन गई डेल्टा वी इज इक्वल टू वी बी एल। वी वेलोसिटी वाला वी है, बी मैग्नेटिक फील्ड, और स्मॉल एल जो है ना ये लेंथ के लिए है। ये इक्वेशन हमने बना ली बी वी एल या वी बी एल की टर्म में। इक्वेशन नंबर 31.4 जो है इसको हम लोगों ने डिराइव जो है वो किया है। इसके ना दो रिलेशन हम लोगों ने निकालने थे। एक तो हम लोगों ने इस तरीके से निकाल लिया है, अब यही वाली चीज जो है वो निकाल रखा है उससे, जो है ना फैराडे लॉ, उसको यूज करके। मोशनल ईएमएफ का एक फार्मूला हमने ये निकाला है कैलकुलेशन से, दैट वाज टू इजी। हमने क्या किया, हमने इक्वेशन लिख ली, मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स दोनों फोर्सेस को कंपेयर किया और रिलेशन यूज किया इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में। तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 5 जो है वो बन गई। अब इक्वेशन नंबर 5 जो है, यही रिजल्ट हम लोग फैराडे लॉ से भी जो है ना वो निकालते हैं। फैराडे लॉ क्या था इक्वेशन, फैराडे लॉ है, हम अभी हम लोगों ने इसको जो है ना वो लिखा था ना फैराडे लॉ ईएमएफ। तो जो ईएमएफ है ना ये वोल्टेज के इक्वल ही होता है। ईएमएफ और वोल्टेज दोनों सेम चीजें होती हैं। दैट इज इक्वल टू डेल्टा फाइव बी ओवर डेल्टा टी। ये था ना फैराडे लॉ। फिर फाइव बी की जगह पे क्या पुट करना है, इसको इक्वेशन नंबर 6, मैथ्स के स्टेप ज्यादा करते हैं। फाइव बी का फार्मूला था बी डॉट ए, ओपन करें तो बन जाएगा बी ए कॉस ऑफ थीटा। कॉस थीटा, थीटा से जान छुड़वाने के लिए थीटा को 0 डिग्री पुट कर देंगे, तो बन जाएगा फाइव बी इज इक्वल टू बी ए कॉस 0 डिग्री, या का 0 1 हो गया। तो फाइव बी सिर्फ बच जाएगा बी ए, फाइव बी की ये वैल्यू इक्वेशन 6 में पुट कर दो। पुट इन इक्वेशन 6, तो ये वोल्टेज की वैल्यू फिर बन जाएगी, ईएमएफ को हमने वोल्टेज के इक्वल ही लिया हुआ है ना, दैट इज वी नॉट यू। वोल्टेज की वैल्यू डेल्टा, फाइव बी की जगह पे जी बी ए पुट करते हैं। फाइव बी की जगह पे बी ए डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। फिर ए एरिया है ना, एरिया को कैसे लिख सकते हो, एरिया लिख सकते हैं लेंथ मल्टीप्लाइड बाय विड्थ, और विड्थ जो है ना ये एक्स है। जब रॉड को मूव करवाएंगे ना, फोर्स लगेगी, तो रॉड कुछ डिस्टेंस जो है ना वो मूव करेगा, और उस डिस्टेंस को हम लोगों ने एक्स बोल दिया। तो एरिया कितना बन गया, एरिया रॉड की एरिया बन गया लेंथ मल्टीप्लाइड बाय विड्थ एक्स। ए की जगह पे ये वैल्यू पुट की, तो डेल्टा वी बन जाएगा डेल्टा बी वैसे का वैसे ही, ए की जगह पे आ गया एल एक्स डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। अब बी भी अगर कांस्टेंट हो, एल भी कांस्टेंट हो, तो वो डेल्टा से बाहर चला जाएगा। बी भी कांस्टेंट, एल भी कांस्टेंट,
बच गया डेल्टा x ओवर डेल्टा t। तो डेल्टा x ओवर डेल्टा t ये तो वेलोसिटी के इक्वल होता है ना, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। ये वेलोसिटी v के इक्वल होगा। अगर ये वैल्यू इसमें पुट करें, हमारे पास वही पहले वाला रिलेशन बन गया डी एल वी, मोशनल ईएमएफ के इक्वल। तो यहाँ से पता चला कि जो इक्वेशन नंबर 5 हम लोगों ने दो फोर्सेस को कंपेयर करके बनाई है, वो हमारे पास जो है वो फैराडे लॉ के इक्वल की जो है ना वो आ जाती है। इक्वेशन नंबर 5 और इक्वेशन नंबर 8 जो है, दोनों का आंसर सेम निकालना था और वो निकल आया है। ये था जी रिलेशन बिटवीन मोशनल ईएमएफ और फैराडे लॉ।